नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी दिल्ली धमाके के महू कनेक्शन की। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के केंद्र में आ चुकी है। यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी पर भी शिकंजा कस चुका है और अब जवाद के महू स्थित घर पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। दरअसल महू में जवाद के पुश्तैनी घर को अवैध घोषित कर दिया गया है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो खुद घर को गिरा दिया जाए या फिर प्रशासन एक्शन लेगा। जवाद अब ईडी की गिरफ्त में है। कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। विदेशी फंडिंग से लेकर पैसों की हेराफेरी, जवाद से जुड़े कई एंगल हैं। तो कार्यक्रम में तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों को पनाह देने वाले और उनके मददगार भी रडार पर हैं। दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए सभी डॉक्टर्स का संबंध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से था। जांच में यूनिवर्सिटी में कई अनियमितताएं पाई गई और अब यूनिवर्सिटी के फाउंडर पर भी एक्शन की पूरी तैयारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी के इंदौर के महू में पुश्तैनी मकान को अवैध घोषित कर दिया गया है। महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने घर को 3 दिन में खाली करने का नोटिस जारी किया है। दिल्ली ब्लास्ट में जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी का महू कनेक्शन भी निकल के आया है। मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर महू छावनी परिषद महू में मौजूद है और अल फलाह यूनिवर्सिटी का के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो इसी घर के रहवासी थे। हालांकि उनके घर वाले काफ़ी सालों पहले महू परिषद छोड़कर दिल्ली चले गए थे। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि चिट फंड का कारोबार के चलते कई लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और उस वजह से जो ये लोग हैं वो यहाँ से घर खाली करके निकल गए थे। जो ये घर है अब इसको नोटिस मिलाया है और इस नोटिस के चलते अब जो ये घर है, इनको घर को नोटिस मिला है कि अगले 3 दिन में या तो ये घर वो खुद डिसमेंटल करें, खाली करें, या फिर जो छावनी परिषद वाले हैं वो खुद यहाँ पर जो घर को है वो तोड़ने आएंगे। महू कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ विकास कुमार का कहना है कि ये पूरा मकान ही अवैध है। अगर 3 दिन में परिवार ने मकान खुद नहीं तोड़ा तो फिर कैंटोनमेंट बोर्ड कार्रवाई करेगा। बेसिकली यहाँ पे एक मकान है हमारे मुकेरी मोहल्ले महू में, जो जिसके लिए जवाद अहमद ने इन्विटेशन के लिए अप्लाई भी कर रखा है। उनके पिता के नाम से ये मकान है, तो पूरा मकान ही अनाधिकृत निर्माण है। तो काफ़ी समय से जब ये घटना के बाद में फाइल का संज्ञान आया तो पता लगा कि कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, तो उसको तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया कि अगर वो खुद हटा लेते तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तरीके से उसको हटाया जाए। इधर जवाद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ट्रस्ट की स्थापना के बाद से ही जवाद ही इसके मैनेजिंग ट्रस्टी रहे हैं। ईडी का कहना है ट्रस्ट में बड़े स्तर पर फंड की हेराफेरी के आरोप हैं। इधर जवाद के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी पर भी चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महू का विधायक रहते हुए इसकी शिकायत की थी। देखिए, उन्होंने इंदौर का नाम भी बदनाम किया। वो शायद महू के थे और मैं महू का विधायक भी था, और वहाँ से भी उन्होंने चिटफंड के माध्यम से उनके परिवार के लोगों ने पैसे उठाए थे। मैंने ही कंप्लेंट की थी पुलिस में, और उस परिवार के लोगों को जब पकड़ा था, पर वो पैसा उन्होंने ऐसे कामों में लगाया है कि जब शर्म से सिर झुक जाता है कि हमारे शहर में इस प्रकार के भी लोग हैं। और शिक्षा के नाम पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आतंकवादी को तैयार किया हुआ। ये तो बहुत ही डेंजरस काम किया है और सरकार के ध्यान में आ गया। सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देगी। जवाद अहमद सिद्दीकी और उनके परिवार पर पहले से पैसों के हेरफेर के आरोप लगते रहे हैं। अब उनकी यूनिवर्सिटी के तार दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जवाद और उसके परिवार पर कार्रवाई के लिए शिकंजा कस दिया है। महू से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। तो अब इस पूरी चेन को समझिए। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास धमाका होता है, एक कार में ब्लास्ट होता है। जांच शुरू होती है। जांच से जो सुराग मिलते हैं उसके सिरे जाकर जुड़ते हैं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है, दस्तावेज खंगाले जाते हैं, कई तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं,
और उसके बाद फिर जांच आगे बढ़ती है तो केंद्र में आ जाता है जवाद सिद्दीकी का नाम। ईडी ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और जो कुंडली अब तक सामने आई है उस पर अगर गौर करें तो हैरान करने वाली है। चिटफंड के केस रहे हैं जवाद सिद्दीकी पर, जेल तक की सजा काट चुका है। इसके अलावा जो ट्रस्ट की कंपनियां हैं उसको लेकर भी, यानी जो ट्रस्ट है ये, इसको लेकर भी तमाम तरह के आरोप हैं। विदेशी फंडिंग का भी जांच का सिरा है, इसके अलावा फंड की हेराफेरी का भी मामला है, शेल कंपनीज की बात भी सामने आ रही है। तो पूरा मकड़ जाल है और इस मकड़ जाल को सुलझाने में हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। अपने मेहमानों से आपका परिचय सबसे पहले करा दे। सागर कसेरा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राकेश सिंह यादव नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अरविंद खरे जी रिटायर्ड डीएसपी हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। अरविंद कुमार जैन जी पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सागर कसेरा जी का रुख यहां पर करना चाहूंगा। सागर जी, जवाद सिद्दीकी का नाम सामने आता है, अचानक उसकी कुंडली खंगाले जाने लगती है और फिर जो बातें निकलकर सामने आती हैं वो सबको चौंकाती हैं। अब महू में घर का जिक्र हो रहा है, आलीशान घर, कई मंजिला घर, और पूरा का पूरा घर अवैध है। और ये बात तब सामने आ रही है जब दिल्ली में धमाका हो जाता है, यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में आ जाती है, यूनिवर्सिटी की जांच होती है तो जवाद तक हाथ पहुंचते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अच्छा, सागर जी, आपकी आवाज स्पष्ट हमें रूप से ठीक से सामने नहीं आती मिल रही है, शायद नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। अगर आप अपनी जी कहें अपनी बात। आपकी आवाज सुन पा रहा हूं अनंत जी। जी, मैं ये अपनी निवेदन बात कर कहें, रहा आपकी था आवाज मिल कि रही माननीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जी। लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। जब भी किसी आतंकी घटना से जुड़ी कड़ियां हमारे समक्ष सामने आती हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी, संस्था या से क्यों ना जुड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में भारत की जो एजेंसियां हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के वो कार्य कर जी। सख्त अहमद सिद्दीकी पर जो आरोप सामने आए हैं वो बेहद गंभीर। ईडी की गिरफ्तारी देखिए, ईडी ने दिल्ली पुलिस की जांच अभी चल रही है और महू कैंट बोर्ड द्वारा। चलिए, सागर जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कुछ सिग्नल में शायद दिक्कत है, इसे दुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद उनसे हम बातचीत करेंगे। राकेश जी का मैं यहाँ पर रुख कर लेता हूँ। राकेश जी, आपका क्या टेक है इस पूरे घटनाक्रम पर, ये जो चीजें सामने आ रही हैं जवाद सिद्दीकी को लेकर? देखिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का वहां प्लान होना, वो मऊ में इतना बड़ा फ्रॉड करके हरियाणा में स्थापित होना, ये बिना राजनीतिक सपोर्ट के तो हो नहीं सकता। अब पिछले 15 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अभी मंत्री जी बता रहे थे कि उन्होंने शिकायत की थी, 15-20 साल तो उनको शिकायत करे हो गए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई हो रही है जब दिल्ली में ये घटना हुई। सवाल ये है कि ऐसे लोग स्थापित कैसे हो जाते हैं? मऊ में जब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था तो वो गिरफ्तारी क्यों नहीं की मध्य प्रदेश की पुलिस ने, मध्य प्रदेश के प्रशासन ने? यहाँ भी बीजेपी सरकार थी, हरियाणा में यहीं के मंत्री प्रभारी थे। नहीं, तो जो चिटफंड का फ्रॉड हुआ था, राकेश जी, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे कह दूं, जो चिटफंड का फ्रॉड हुआ था जिसकी जिक्र अब इस समय आ रहा है, उसमें जेल की सजा काटी थी बकायदा, और जब ये आश्वासन दिया कि जितने भी लोगों को ठगा गया है उनका पैसा वापस किया जाएगा, उसके बाद ही जेल से इनकी बाहर ये आ पाए थे। अपनी बात कह दें आप। तो जी, उनका पैसा वापस हो गया क्या? आप थोड़ा उसको सर्च कर लीजिए। जिस बिहाफ पे उनको जमानत मिली थी, केस का डिसीजन फाइनल हो चुका है, देखें आप रिकॉर्ड, वो कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे राजनीतिक सपोर्ट रहता हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ जी। लेकिन अगर ऐसे अवैध लोगों को नहीं इस राकेश तरीके जी, से अगर कोई, जब ये बात आप कह रहे हैं तो फिर मामला 90s में चला जाएगा, और 90s के बाद तो कई सरकारें आई गईं, उसमें सबकी सरकारें हैं। खैर, वो बात छोड़ दीजिए, अपनी बात कहिए अब आप। ये 2000 का मामला है जो आपने स्वयं बताया जी। चिट फंड का। उसके बाद से लगातार बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कार्रवाई कुछ की उस मकान पे आज तक? क्या ये पहले अवैध नहीं था? क्या पता नहीं था प्रशासन को? क्या उस समय पहले कार्रवाई नहीं हो सकती थी? और वो जो मकान की हालत आप दिखा रहे हैं वो तो पूरा रंगा पुता और बिल्कुल नए जैसा दिख रहा है जी। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे लोग शामिल हैं, शासन प्रशासन या नेताओं का पूरा वर्दस्त है।
मेरा सवाल आज ये आप है बड़ी-बड़ी राकेश देश जी, की मेरा बात सवाल कर रहे आपसे ये है कि ऐसे लोगों पर जो सफेद पोश हैं, जिन्होंने मुखौटे के तौर पर यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, अब उसकी फंडिंग में हेरफेर है, ऐसे लोगों पर डंडा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मेरा यही कहना, यूनिवर्सिटी को परमिशन किसने दी? कौन सा मंत्री था? कौन से विश्वविद्यालय से कनेक्टेड है? कैसे हरियाणा ने इतनी परमिशन उनको दी, इतनी जमीन दी? जमीन पे 70 एकड़ में वो पूरी यूनिवर्सिटी बनी। देखिए, स्टेट कितने बेड प्राइवेट का हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी बना। का जो कानून है वहां पर, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। यूजीसी ने भी क्लैरिफिकेशन मांगा है कि आप 12B क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप 12B के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर भी नोटिस जा चुका है। मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसे लोग जब अब पकड़ में हैं तो इन पर डंडा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आप मेरी बात पूरी भी तो सुन लीजिए, मेरे जी। शब्द भी तो बोल लीजिए। आपके शब्द तो मैं बोल दूंगा, आप जो बोल रहे हैं। ये जो परमिशन हुई है, ये जो अनुमति आप आज नोटिस की बात कर रहे हैं, आज गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, इसके पहले कोई जांच एजेंसी नहीं थी इस हिंदुस्तान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जिसको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा यहाँ स्कैंडल चल रहा है और आगे उसका ये नतीजा आएगा? क्या हमारी आईबी टीम कमजोर है, सीबीआई कमजोर है? नरेंद्र मोदी जी तो बहुत दमदार प्रधानमंत्री, विश्व गुरु है, तो उनकी टीम को ये पहले पता नहीं चला कि इतना बड़ा षड्यंत्र फरीदाबाद में जब बीजेपी की सरकार है हमारा चल जा रहा है? क्या सब आंख बंद करके सो रहे थे या उन जान करके देख नहीं रहे थे? इस बात की भी जांच की जरूरत है कि कौन से लोग इनके साथ शामिल थे, किनका वरदस्त आपने था। अपनी बात कह दी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। डंडा चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? निश्चित तौर पर उन मंत्रियों पे डंडा चलना चाहिए, उस मुख्यमंत्री पे, सैनी पे डंडा चलना चाहिए। मैं जवाद सिद्दीकी की बात कर रहा हूं सर, मैं जवाद सिद्दीकी की बात कर रहा हूं। नीचे सबको सजा के हकदार है। मैंने क्लियर कट सवाल आपसे पूछा, जवाद सिद्दीकी पर डंडा चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? सरकार पे भी चले और सिद्दीकी पे भी चले, दोनों पे चलना चाहिए। चलिए, जवाद सिद्दीकी पर डंडा चलना चाहिए, लेकिन ये बात कहने में आपने बहुत सारे मोड़ इसमें ले लिए हैं। खैर, अगले आता हूं सर, आता हूं आपके पास। मैंने सीधा सवाल पूछा, सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए ना सर। अरविंद खरे जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगा, आता हूं मैं आपके पास, आता हूं सर। आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। अरविंद खरे जी का रुख करना चाहूंगा। अरविंद जी, यहाँ पर जो राकेश जी हैं उन्होंने कई सवाल उठाए। अब सवाल ये है कि ये जो शख्स जवाद सिद्दीकी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके मऊ वाले घर पर बुलडोजर एक्शन होने की तैयारी है, पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी है, तो यहां पर फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये दिल्ली धमाका नहीं हुआ होता तो ये बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी रहती, इस पर कार्रवाई शायद होती ही नहीं। ये बच कैसे जाते हैं कानून की निगाह से, एजेंसीज की निगाह से बच कैसे जाते हैं लोग? क्या है, मध्य प्रदेश पुलिस का, जहां तक महू पुलिस का सवाल है, 2008-9 करोड़ की जो चिट फंड की फॉर्जरी की थी, उसकी पूरी कार्रवाई की थी जी। अभी उसके बाद जिन्होंने करीब 2000 के बाद मध्य प्रदेश छोड़ के दिल्ली में गाजियाबाद में इनका बिजनेस चल रहा था, इंजीनियरिंग का या मेडिकल का जो भी चल रहा था, इसमें जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को यदि मिलती तो जो कार्रवाई अभी हो रही है पहले भी हो सकती थी। क्योंकि कुछ घटनाएं जब सूचना मिलने के बाद ही होती है। जब मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना मिली, मध्य प्रदेश प्रशासन को सूचना मिली, तो अपने हिसाब से जो लीगल कार्रवाई है उनके विरुद्ध की जा रही है। और इसके अलावा हो सकता है बहुत से अपराध, बहुत सी FIR उनके बीच जो पुरानी रिपोर्टें होंगी उनको भी खंगाला जाएगा और कोर्ट में जो फैसले जिस हिसाब से बता रहे क्या डिस्पोजल हो उसके भी आगे फॉलोअप के लिया जाएगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश पुलिस की बात है, मध्य प्रदेश पुलिस अपने हिसाब से बेहतरीन काम किया है, उसने पहले भी और अब भी कर रही है। और जिला प्रशासन, महू प्रशासन भी अपना अपना काम कर रहा है जी, अपना अपना काम कर रहा है। नेटवर्क जी, लेकिन जब ऐसे लोग सामने आते हैं, ये अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, एक सफेद पोश लिबास ओढ़ लेते हैं, पढ़ाई के संस्थान का मुखौटा तैयार कर लेते हैं, क्या एक सीमा के बाद इनको ट्रैक नहीं किया जाता है, देखा नहीं जाता है? क्योंकि ये जवाद सिद्दीकी जब जेल काट चुका है तो ये भी ध्यान में होगा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक है वो जेल काट चुका है, कैसे इसके पास ये पैसा आ रहा है, कहां से यूनिवर्सिटी बना रहा है, क्या ये बातें ट्रैक की जाती हैं? देखिए भट्ट साहब, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, पुलिस को इसकी संबंध में जानकारी कम रहती फाइनेंशियल सोर्स की। इसके लिए ED, इनकम टैक्स और गवर्नमेंट के अन्य डिपार्टमेंट है। जहां तक पुलिस विभाग का संबंध है, वो जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो रिपोर्टें आती हैं या जो सूचनाएं आती हैं ऊपर से, इंटेलिजेंस से, उसमें कार्रवाई करती है। इनके फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ, सामाजिक डेवलपमेंट हुआ, उसका कारण था इसका फादर मौलवी था, वहां पर काजी साहब थे वहां के महू के, तो उस हिसाब से उनका जो छोटे छोटे मुस्लिम लोग हैं उनमें बड़ा सम्मान था। उसका इन्होंने काफी शोषण किया और शोषण करके ही चिट फंड कंपनी बना के इन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया और बाहरी साम्राज्य इकट्ठा किया। तो उसकी जो ही सूचना मिली थी
मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई थी। आगे जो कार्रवाई आप जो समझ रहे हैं, इसका विस्तार हुआ, जी। इसमें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। पुलिस की सामान्यता की जो जिम्मेदारी और कार्रवाई होती है, वो पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत करती है। अरविंद कुमार जैन जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। अरविंद जी, अब तो पूरा मामला सबके सामने है, विदेशी फंडिंग की बात भी आ रही है, फंड्स के हेरफेर की बात भी आ रही है, और जो 18 नवंबर को कार्रवाई हुई है उसमें 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, 48 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं, कई डिजिटल डिवाइसेस पकड़े गए हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी फ्रॉडरी की बात सामने आ रही है, यूजीसी भी सवाल उठा रहा है, नैक भी सवाल उठा रहा है। ऐसे में, और जो पूरा का पूरा दिल्ली धमाका है उसके केंद्र में अल फलाह यूनिवर्सिटी है, अब ये फंड्स आ कहां से रहे थे और जा कहां रहे थे? क्या इस बात की आशंका यहां पर खड़ी नहीं होती है, सवाल खड़ा नहीं होता कि कहीं इन फंड्स को ऐसे कट्टरपंथी लोगों के तरफ डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा था? क्या इस चेन ट्रेल को भी ट्रैक किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक किया जाना चाहिए। 60 करोड़ की फंडिंग हुई है, जो मैंने पेपर्स में पढ़ा है, जिनका भी ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किस सूत्रों से इनको 60 करोड़ या उससे अधिक फंडिंग हुई। देखिए, कुछ बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं। नंबर एक, जो महू का घर है, मैंने भी महू किंग के इतिहास के बारे में पढ़ा। ये सब स्थानीय प्रशासन की मिली भगत रहती है, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड का हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हो, कि अवैध घर अगर कहते हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर ऐसे लोगों के ऊपर नियमित रूप से कार्रवाई होती रहे तो उनका हौसला इतना नहीं बढ़ेगा। ये बताया जाता है, जो मैंने पेपर्स में पढ़ा, कि जो हुडा की जब गवर्नमेंट थी हरियाणा में, तब इस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस सैंक्शन हुआ और इनको बसाया गया वहां पे। ये भी बताया जा रहा है अब कि बहुत सी जमीनों पे, रास्तों पे, ग्रामीणों के रास्तों पे कब्जे किए गए हैं, वो भी छानबीन चल रही है। ये पूरा एक हर डिपार्टमेंट का ऑल प्रॉन्ग्ड, हर तरफ से इनके ऊपर वार होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, तभी उसका इलाज होगा। और अगर पहले नहीं हुआ तो अब किया जाए। ये बिना मान्यता के डिग्रियां दे रहे हैं, बता रहे हैं 415 करोड़ रुपया इस माध्यम से इन्होंने कमाया है वहां पर डिग्रीज अर्न करके। वो जो पेरेंट्स हैं वहां बच्चों के पढ़ रहे हैं, उनमें भी बड़ा आक्रोश है कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है और इस तरीके से जो है डिग्रियां बांट रहे हैं। ऐसी डिग्रीज की क्या वैल्यू है, ये भी देखनी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि जो ये डॉक्टर्स पढ़ के वहां से निकल रहे हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स और उनके बैचेस, क्या उनके पास जायज डिग्री है? क्या उनको मेडिकल प्रोफेशन अख्तियार करने का अधिकार है भी कि नहीं है? ये जो ईडी का एक्शन हुआ है, मैं उससे सहमत हूं। और 415 करोड़ तो अभी मैं समझता हूं एक शुरुआती दौर में निकल कर आया है कि इतना अमाउंट इन्होंने डिग्रियों को बेच के कमाया है। एक्शन पूरा होना चाहिए, हर तरह से होनी चाहिए। जो दिल्ली पुलिस ने 2 FIR लॉन्च की हैं धोखाधड़ी वगैरह की इनके खिलाफ, उनसे भी मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। अब 10 लोग देखिए, जब से पूछताछ शुरू हुई है, 10 लोग यूनिवर्सिटी से गायब हो गए हैं। स्वाभाविक रूप से आपके भी संज्ञान में बात आई होगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और जो आरोपी दिल्ली ब्लास्ट के हैं उनसे एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया गया। क्या ये स्टेटमेंट देना काफी है या उस कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए? मैंने पढ़ा था इनके वीसी का स्टेटमेंट। जानबूझ के उन्होंने कोई हिंदू हैं वीसी, महिला हैं, उनका स्टेटमेंट इसीलिए कराया। वाइस चांसलर हैं वो, तो पता नहीं कितनी उनके पास में शक्तियां हैं कि नहीं है, या सारी शक्तियां इसी व्यक्ति में केंद्रित थी। एक उनका स्टेटमेंट आया है जिसको पढ़कर ही लग रहा है कि वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सब तरफ से जांच चल रही है, NIA की भी जांच के घेरे में है, हरियाणा का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसको देख रहा है। सबसे अपेक्षा की जाती है कि गंभीरता से ऐसे प्रकरणों को लें, ऐसी कार्रवाई हो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो कि एक नजीर बने, जो कि बाकी अन्य लोग इस प्रकार की गतिविधियों को अपने यहाँ ना पालें। ये किया जाना। चलिए, मैं आता हूं सर आपके पास। सागर कसेरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाइव उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू है। सागर जी, आप जब हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे तो राकेश जी ने 2-3 सवाल उठाए, उन पर मैं आपकी प्रतिक्रिया और जवाब जानना चाहता हूं। उन्होंने सवाल ये उठाया महू के घर के संदर्भ में भी कि पहले क्यों नहीं एक्शन हुआ। उन्होंने सवाल ये उठाया कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी राज्य सरकार वाले राज्य में
स्थापित हो गई, तब कहां थे तमाम लोग, कैसे परमिशन मिल गई, ये तमाम सवाल उन्होंने यहां पर खड़े किए। जी आनंद जी, देखिए ये सवाल वाकई गंभीर हैं और राकेश जी की चिंता भी मैं समझता हूं, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये सवाल सिर्फ आपका या राकेश जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भी है कि आखिर यह नेटवर्क या लोग या सिस्टम, ये लोग पनपते कैसे हैं, ये लोग बच कैसे जाते हैं। लेकिन इसका जवाब देखिए 2 कड़ियों में। सबसे पहला है कांग्रेस के 10 साल का ढीला सिस्टम और 60 सालों की उनकी इस प्रकार की व्यवस्था, जिसके कारण यह नेटवर्क पनपता रहा और मजबूत होता रहा। क्योंकि वर्षों तक, खासकर यूपीए सरकार के दौर में, आतंकी नेटवर्क न सिर्फ पनपे बल्कि कई जगहों पर राजनीतिक दबावों और कमजोर कानूनों की वजह से मजबूत हो चुके थे। कई मामले में समय समय पर कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारियां ढीली रहती थी, सबूत इकट्ठा करने का सिस्टम कमजोर था, सीमा पार से घुसपैठ पर कोई कड़ा जवाब नहीं होता था और आतंकी फंडिंग पर कभी भी कड़ी निगरानी नहीं रखी जाती थी। इसका नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका था जिसके छिपे हुए हिस्से आज भी पकड़े जा रहे हैं। अब दूसरा हिस्सा है, अब उनका बचना अत्यंत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोदी सरकार ने पूरा मैकेनिज्म धीरे धीरे बदल दिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पिछले 11 वर्षों में कोई भी आतंकी बड़ा हमला जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके के अलावा कहीं बाहर नहीं हो पाया। और अभी भी जब ये दिल्ली के अंदर ये बम ब्लास्ट हुआ है, तब भी लगभग 3,000 किलो से ज्यादा का इनका जो असला वो पकड़ा गया है। और लगभग इस हमले को हमने तरीके से आप समझिए कि इससे देश को हमने काफी हद तक बचाया है। मोदी सरकार में यह बचने वाली कहानी बहुत तेजी से टूट रही है। एक तो यूएपीए जैसे कठोर कानून बने, एनआईए, ईडी, आईबी का आधुनिकीकरण हुआ, फंडिंग चैनलों पर कड़ी नजर रखी जाती है, डिजिटल ट्रैकिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग को स्कैन कर रहे हैं, सीमा पार पर जवाब दिया जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अब कोई भी आसानी से बच नहीं सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत पिछले 10-11 साल में भारत में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले बताया, दिल्ली का हालिया हमला, ये जो मऊ कनेक्शन है सागर, ये जो मऊ कनेक्शन है सागर जी, ये केवल एक घर तक ही सीमित रहेगा या इसको थोड़ा सा और खोदा जाएगा, खंगाला जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुछ एक ऐसे संगठन थे जिन्होंने नाक में दम किया था, सुरक्षा एजेंसियों की आतंकवाद से जुड़े हुए संगठन थे। अब तो खैर उनके अवशेष भी नहीं बचे हैं, तो क्या उन कनेक्शंस को भी खंगाला जाएगा? कहीं कनेक्शन कोई पिछला तो नहीं है? देखिए, सारे कनेक्शन, जितने भी संभावित कनेक्शन हो सकते हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने इस विषय पर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हर प्रकार से जितने भी एंगल हो सकते हैं, सभी एंगलों से इसकी जांच हो रही है। और भारतीय संस्थान बहुत ही पेशेवर हैं, दुनिया के सबसे पेशेवर संस्थानों में से हैं, और किसी भी कनेक्शन को हम छोड़ेंगे नहीं। इसके डीप रूटेड एरिया तक पहुंचेंगे और जहां भी इसके तार हमको मिलेंगे, उन सभी लोगों को उसके अंतिम अंजाम तक। मैं राकेश जी की प्रतिक्रिया एक लेना चाहता हूं यहाँ पर। राकेश जी भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आपको और जाहिर सी बात है उस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। राकेश जी, सागर जी ने जो सीधे तौर पर कहा कि जो आपकी सरकारें रहीं, चाहे वो राज्य सरकार में रहीं वर्षों तक, चाहे वो केंद्र सरकार में रहीं, कानून लचर थे, सख्त कानून नहीं थे, जांच के कोई प्रोफेशनल तरीके नहीं थे और बहुत सारे लूज कनेक्शंस थे, जिसका खामियाजा इस रूप में ऐसे लोगों के पनपने के रूप में सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे ये पकड़ में आ रहे हैं और इनका जाल इतना फैल चुका है कि जिनको तलाशना एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन तलाशा जाएगा। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? 2 भाग में आपको जवाब देता हूँ जी। पहला तो मोदी सरकार की जो तारीफ करी, वो इतनी मजबूत सरकार है कि चीन को लाल लाल आंखें नहीं दिखा पाए, ये सारा देश जानता है। पाकिस्तान पे हमला करा तो ट्रम्प के एक फोन पे हमला बंद हो गया, ये भी सारा देश जानता है। अब आप कितने मजबूत हैं वो कांग्रेस के मुकाबले आप कहां खड़े हैं, ये भी देश जानता है। चुनाव जीतना अलग बात होती है, देश का सम्मान विश्व में कायम रखना वो एक अलग बात होती है। क्योंकि इंदिरा जी वाला युद्ध भी इस देश की जनता ने देखा है, लाल बहादुर शास्त्री के समय भी देखा है, और मोदी जी को भी देखा है। ये तो हो गया उनका पहले जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब। दूसरी बात आती है कि आप जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं। हुड्डा जी की सरकार में अगर अनुमति हुई, मान लिया जो पूर्व डीजीपी बोल रहे हैं, तो 15 साल से बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी? भजिए चल रही थी वहां। उसको नहीं मालूम था कि परमिशन दी हमने, नियम अनुसार ली। अभी आप तमाम बातें आप गिना रहे हैं कि ये अनुमति ली, वो अनुमति ली, मनी लॉन्ड्रिंग रोक दी। 415 करोड़ का तो डीजीपी महोदय बता रहे हैं। कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैक हो गई, कौन सी रुक गई? ये तो बम विस्फोट हो गया तो ये पकड़ में आए, नहीं तो ये और 1600 करोड़ की हो जाती। तो आपको तो ये मानना पड़ेगा ना कि आपकी बीजेपी की सरकार में पनपे, आपकी मोदी जी की सरकार में पनपे, वहीं से फंडिंग मिली,
सब कुछ हुआ। मैं आता हूं सर विदेशी आपके फंड पास, आया, समय की आपकी कमी है। एजेंसी सो रही थी क्या? दो ऑफिसर उन्होंने लोग ट्रैक हमारे नहीं साथ करा। हैं सर, वो ग्राउंड से जुड़े रहे हैं तो वो ज्यादा तकनीकी तौर पर इस पर बता पाएंगे। मेरा मेरी सवाल बात आपको बुरी अरविंद जी लगती से है, है फेक यहाँ है पर। सच। अरविंद जी, आपने जो सागर जी की बात को सुना, उन्होंने कहा कि कानून लचर थे, जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती थी, बहुत सारे लूप होल थे, लूज पॉइंट्स थे। क्या आपको अपने सर्विस में ऐसा लगा कि ऐसी चीजें थीं जहां पर आप हाथ बंधे हुए महसूस करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। महू इंदौर में जब पहले सिमी का नेटवर्क था, सिमी जी के सारे नेटवर्क को ध्वस्त किया था। कानून उसमें भी यूपीए लागू था और कानून में कोई कमी नहीं थी। हाँ, इस सूचना उस समय मध्य प्रदेश पुलिस की जो स्तर की थी, वो पूरी कार्रवाई महू में भी हुई। जिन जिन धाराओं में उसको अरेस्ट करना था, उस पर जी कार्रवाई करना थी, सारी हुई। कुर्की की भी उसके वारंट निकले, जी सारा पैसा उससे बरामद जितना हो सकता था दिलवाया गया। उसके बाद जब नई सरकार जो बनी, या दिल्ली में जो जो वहाँ की गाजियाबाद की जहाँ पर जी सरकार है इनकी, फरीदाबाद में जो इनका यूनिवर्सिटी है, अब ये वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या बात किया, ये उनकी जिम्मेदारी। जहाँ तक जी। मध्य प्रदेश पुलिस की बात है, मध्य प्रदेश पुलिस के कानून में कोई कमी नहीं आई है। मैं उससे चलिए, सहमत मैं नहीं। अब कानून चलते चलते शुरू से अरविंद सख्त जी थे, का यहाँ पर रुख आज करना भी चाहता कानून हूँ। अरविंद सख्त जी, है। ऐसे मामलों में एक आरोप अक्सर लगता है कि कवर फायर मिलता है, ऐसे लोगों को कवर फायर मिलता है, तर्क गढ़े जाते हैं और फिर एक मुलम्मा चढ़ाकर उसको पेश किया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये किस टाइप का चाहे मुलम्मा आप बोल यूजीसी रहे हो, हो? आज यूजीसी किस आरोप टाइप लगा का सकता मुलम्मा है चढ़ा? कि ये डिग्री कैसे बांट रहे थे, तो अब तक आप सो रहे थे क्या? जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस ऐसे जी यूनिवर्सिटीज की देखरेख करते हैं, यूनिवर्सिटीज को मान्यता देते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं हायर एजुकेशन की, चाहे वो जी स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, उन सबका फर्ज बनता था कि इस यूनिवर्सिटी के ऊपर निगाह रखी जाती। इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पहले भी ब्लास्ट में शामिल रहे हैं और पहले भी इसका कनेक्शन रहा है गलत गतिविधियों से। जी। ऐसे लोगों को कतई भी छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये नासूर बन जाते हैं बिल्कुल, और जो देश को बड़ा भारी लूप होल नुकसान जो कर देते सामने हैं। आए हैं इस पूरे मामले में, खासकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, अब ऐसा लगता है कि जितने भी संस्थान इस किस्म के चल रहे हैं मान्यताओं को लेकर, एक बार फिर से उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उनको जांचना चाहिए कि कहीं कोई फायदा तो नहीं उठा रहा, कोई गलत तरीके से तो नहीं चल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा राकेश जी, आपने जो चाइना का जिक्र किया था, तो डोकलाम से लेकर गलवान तक जब ऐसे हालात पैदा हुए तो हमारे सशस्त्र बलों ने, चाहे वो हमारी सरकार हो, उन्होंने माकूल जवाब चीन को दिया था। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। हमारे सशस्त्र बलों की, सुरक्षा बलों की मजबूत तैनाती वहां पर की गई थी। समय की कमी है, बस सारा आपने चीन का जिक्र कर दिया इस हमारे मामले में, तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।